10 नेता जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नैया डुबोने में सबसे बड़ा हाथ निभाया, आखिर कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं R.K. चौधरी जी। मान्यवर काशीराम जी के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में गिने जाने वाले R.K. चौधरी जी पारसी समाज के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे हैं। जब बहुजन आंदोलन अपनी जमीन तलाश रहा था, तब इन्होंने साइकिल चला चला कर गाँव-गाँव में बसपा का झंडा बुलंद किया था। लेकिन जब पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुंची, तो इनके साथ आया राम गया राम वाला खेल शुरू हो गया। इन्हें एक बार नहीं बल्कि तीन बार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। R.K. चौधरी जी जब जब बाहर हुए, उन्होंने अपनी अलग ताकत दिखाई और पारसी समाज के बड़े हिस्से को अपने साथ खींच लिया। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब 2016 में इन्होंने हमेशा के लिए बसपा को अलविदा कह दिया। इनके जाने से पूरे अवध और पूर्वांचल के गैर जाटव दलितों में यह साफ संदेश चला गया कि अब बसपा में पुराने आंदोलनकारियों की कोई कद्र नहीं बची है। नतीजा यह हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मोहनलालगंज से जीत दर्ज की और बसपा की जमीन पर सीधे अपना परचम लहरा दिया। घर का भेदी जब बाहर निकलता है तो लंका का ढहना तय हो जाता है और इन्होंने बसपा के कोर वोट बैंक में ऐसी सेंध लगाई जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। नंबर 9 पर आते हैं इंद्रजीत सरोज जी। प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की पट्टी में इंद्रजीत सरोज जी की तूती बोलती थी और इन्हें बसपा का अभेद्य किला माना जाता था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय करने वाले इंद्रजीत सरोज जी को मायावती जी का सबसे वफादार सिपाही सालार समझा जाता था। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जो राजनीतिक ड्रामा हुआ, उसने सबको सन्न कह दिया। इंद्रजीत सरोज जी ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी हाईकमान पर करोड़ों रुपए मांगने के सनसनीखेज आरोप जड़ दिए और बगावत का झंडा उठा लिया। अब जरा सोचिए, जिस नेता के सारे पर पूरा 2 आबाद क्षेत्र वोट डालता था, उसने जब बगावत की तो क्या हुआ होगा। इन्होंने समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी कर ली और अपने साथ पारसी समाज का पूरा हुजूम ले गए। मंझनपुर, चायल और सिराथू जैसी मजबूत विधानसभा सीटों पर बसपा तीसरे और चौथे नंबर पर लुढ़क गई। इंद्रजीत सरोज जी ने सपा में राष्ट्रीय महासचिव का पद संभाला और बसपा के उस सोशल इंजीनियरिंग के पुल को पूरी तरह तोड़ दिया जिसे बनाने में काशीराम जी को 10 कोण लग गए थे। नंबर 8 पर आते हैं राम अचल राजभर जी। पूर्वांचल की राजनीति में अति पिछड़ों को बसपा से जोड़ने वाले सबसे बड़े शिल्पकार राम अचल राजभर जी ही थे। इन्होंने दशकों तक बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली और मायावती जी के हर फैसले को पत्थर की लकीर मानकर संगठन को मजबूत किया। लेकिन 2021 के जिला पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी में ऐसा भूचाल आया कि जिस नेता ने 30 साल तक पार्टी का झंडा अपने कंधे पर ढोया था, उसे एक झटके में दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर जब इन्हें निकाला गया तो पूरा पूर्वांचल सन्न रह गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। राम अचल राजभर जी ने चुप बैठने के बजाय सीधे समाजवादी पार्टी का लाल झंडा थाम लिया। इनके जाने से अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर के राजभर और अति पिछड़ा वोटर ने सपा से हमेशा के लिए किनारा कर लिया। जिस नेता के दम पर बसपा पूर्वांचल में अपनी रैलियों में लाखों की भीड़ जुटाती थी, उसी नेता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अकबरपुर सीट जीतकर बसपा के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। नंबर 7 पर आते हैं लालजी वर्मा जी। मायावती जी की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्रालय जैसा भारी भरकम विभाग संभालने वाले लालजी वर्मा जी बसपा के सबसे बड़े रणनीतिकारों में शुमार थे। जब भी विधानसभा में विपक्ष बसपा सरकार को घेरता था, तो लालजी वर्मा जी ढाल बनकर सामने खड़े हो जाते थे। कुर्मी और पटेल समाज के बीच इनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि इनके नाम पर पूरा वोट बैंक एक तरफा गिरता था। लेकिन 2021 में हाईकमान की कैंची इन पर भी चल गई और राम अचल राजभर जी के साथ ही इन्हें भी बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। राजनीति का सीधा नियम है कि जब आप अपने सबसे मजबूत सेनापति को बिना वजह मैदान से बाहर कर देते हैं, तो दुश्मन की जीत आसान हो जाती है। लालजी वर्मा जी ने सपा का दामन थामा और अंबेडकर नगर का वो ऐतिहासिक किला, जिसे बसपा की जन्मभूमि कहा जाता था,
वहां बसपा का सुपड़ा साफ करवा दिया। 2022 में खुद विधायक बने और 2024 में सपा के टिकट पर सांसद बनकर इन्होंने साबित कर दिया कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अंजाम क्या होता है। नंबर 6 पर आते हैं ब्रजेश पाठक जी। 2007 में जब बसपा ने हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा देकर पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मचाया था, तब उस ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े पोस्टर बॉय ब्रजेश पाठक ही थे। उन्नाव से सांसद रहे और पूरे प्रदेश में ब्राह्मण भाईचारा कमेटियों को खड़ा करने में इन्होंने दिन रात एक कर दिया था। लेकिन 2016 आते आते जब इन्हें लगा कि बसपा का जहाज डगमगा रहा है, तो इन्होंने पलक झपकते ही पाला बदल लिया और सीधे भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मार ली। लेकिन असली झटका तो इसके बाद लगा। ब्रजेश पाठक जी सिर्फ खुद भाजपा में नहीं गए, बल्कि अपने साथ बसपा के उस पूरे सवर्ण और ब्राह्मण कोर वोटर को भाजपा की झोली में डाल दिया, जिसके दम पर मायावती जी ने 2007 में 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमती सरकार बनाई थी। आज ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठकर राज कर रहे हैं और जिस बसपा ने उन्हें इतना बड़ा मंच दिया था, वो आज ब्राह्मण वोटों के लिए तरस रही है। इसे कहते हैं मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। नंबर 5 पर आते हैं बाबू सिंह कुशवाहा, मायावती जी के सबसे करीबी, सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और गैर यादव ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे बाबू सिंह कुशवाहा जी हुआ करते थे। एक वक्त ऐसा था कि लखनऊ के सत्ता के गलियारों में पत्ता भी इनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था। लेकिन जैसे ही NRHM घोटाले का जिन्न बोतल से बाहर निकला और सीबीआई के छापे पड़ने शुरू हुए, बसपा नेतृत्व ने तुरंत इनसे पल्ला झाड़ लिया और इन्हें वापस बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बाबू सिंह कुशवाहा जी के बाहर होते ही बसपा की वो सबसे बड़ी USP तार हो गई, जिसे सख्त कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस कहा जाता था। कुशवाहा, मौर्य और शाक्य समाज में यह संदेश गया कि मुश्किल वक्त में पार्टी ने अपने ही सबसे बड़े पिछड़े नेता की बलि चढ़ा दी। जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई और 2024 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जौनपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। इनकी बगावत और विवादों ने बसपा के दामन पर ऐसा दाग लगाया जो आज तक नहीं धुला। नंबर 4 पर आते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी। 3 दशकों से ज्यादा समय तक बसपा में मायावती जी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चलती थी तो वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ही थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड तक बसपा का पूरा मुस्लिम चेहरा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता था। पार्टी का हर टिकट, हर चुनावी गणित और हर रैली की कमान इनके हाथ में होती थी। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बसपा की करारी हार हुई तो सारा ठीकरा नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के सिर फोड़ दिया गया। इसके बाद जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने मायावती जी के साथ हुई बातचीत के दर्जनों ऑडियो टेप मीडिया के सामने जारी कर दिए और रोते हुए पार्टी फंड के नाम पर करोड़ों की उगाही के आरोप लगा दिए। इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने बसपा के सबसे मजबूत दलित मुस्लिम गठजोड़ की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। मुस्लिम समाज को लगा कि जब 30 साल तक वफादारी निभाने वाले नेता की यह दुर्गति हो सकती है तो आम मुस्लिम कार्यकर्ता की क्या बिसात होगी। नतीजा यह हुआ कि पूरा मुस्लिम वोट बैंक एक झटके में सपा और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया और बसपा हाथ ही मलती रह गई। नंबर 3 पर आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, बसपा के सबसे आक्रामक वक्ता और गैर यादव पिछड़ी जातियों के सबसे कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हुआ करते थे। जब वह विधानसभा में दहाड़ते थे तो पूरी सरकार बैकफुट पर आ जाती थी। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो सियासी बम फोड़ा, उसकी गूंज ने बसपा के पूरे महल को हिलाकर रख दिया। इन्होंने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मायावती जी पर टिकटों की खुली नीलामी करने का सीधा आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी। अब जरा सोचिए, चुनाव से ऐन पहले अगर आपका सबसे बड़ा नेता प्रतिपक्ष ही आप पर ऐसे आरोप लगा दे तो जनता में क्या संदेश जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भाजपा में शामिल होते ही मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज का विशाल वोट बैंक थोक के भाव भाजपा के पाले में चला गया। 2017 में बसपा 19 सीटों पर सिमट कर रह गई और पार्टी का पूरा जनाधार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बगावत ने बसपा के कैडर का मनोबल ऐसा तोड़ा
कि पार्टी आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। नंबर 2 पर आते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी। 2007 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ का जादू चलाकर सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला गढ़ने वाले सतीश चंद्र मिश्रा जी मायावती जी के सबसे खास सलाहकार बन गए। सरकार में इनका कद इतना बढ़ गया कि पार्टी का हर कानूनी और राजनीतिक फैसला इन्हीं के कमरे से होकर गुजरता था। लेकिन पार्टी के पुराने कैडर और मिशनरी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी के अत्यधिक प्रभाव के चलते बसपा अपनी बुनियादी विचारधारा से ही भटक गई। सड़कों पर संघर्ष करने वाली पार्टी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और अदालती मैनेजमेंट की पार्टी बनकर रह गई। कांशीराम जी के दौर के पुराने दलित नेताओं को दरकिनार करके सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनके करीबियों को तवज्जो दी जाने लगी। लेकिन सबसे बड़ा ब्लेंडर 2022 के चुनाव में हुआ, जब इन्होंने पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया। नतीजा क्या निकला? ब्राह्मणों ने तो बसपा को पूरी तरह नकार दिया और दूसरी तरफ और बहुजन वोटर भी यह सोचकर छिटक गया कि पार्टी अपनी मूल मिशन से भटक चुकी है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम वाली कहावत सतीश चंद्र मिश्रा जी की पूरी रणनीति पर एकदम सटीक बैठती है। और अब नंबर 1 पर आती हैं खुद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी। किसी भी पार्टी का उत्थान और पतन उसके सबसे बड़े सेनापति की नीतियों पर ही निर्भर करता है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने वाली आयरन लेडी मायावती जी ने 2007 में 206 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। लेकिन आज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट और विधानसभा में सिर्फ 1 सीट पर आकर सिमट गई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह खुद मायावती जी की रणनीतिक गलतियां रही। सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करने के बजाय राजनीति को केवल प्रेस नोट और सोशल मीडिया बयानों तक सीमित कर दिया गया। जब पार्टी को कोई नया और मजबूत जमीनी नेता उभरा, उसे संगठन मजबूत करने का मौका देने के बजाय बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। गठबंधन के फैसलों में ऐसी अस्थिरता दिखाई कि कभी 2019 में सपा के साथ मिलकर लड़े और चुनाव खत्म होते ही गठबंधन तोड़ दिया। 2024 के चुनाव के ऐन बीच में अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी को कभी अपरिपक्व बताकर पद से हटाना और फिर चुनाव बाद दोबारा बहाल करना, इस असमंजस ने कोर चाटा वोट बैंक को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। जब पार्टी का सुप्रीम लीडर ही कार्यकर्ताओं के लिए दुर्लभ हो जाए और ऐसी कमरों से फरमान जारी होने लगे, तो बड़ी से बड़ी राजनीतिक सल्तनत का डहना तय हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।